नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ हम 21 सदी का एक चौथाई हिस्सा पार कर चुके हैं। 2025 में विश्व ने कई बड़ी इवेंट्स को महसूस किया तो कई घटनाओं से उबरने की कोशिश की। जब सभी 2025 में हुई घटनाओं के बारे में जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में हम आपके लिए कुछ नया और अलग हटकर लेकर आए हैं। बता दें कि हम अपने शो में 2026 में होने वाले बड़े इवेंट्स के बारे में डिटेल में बताएंगे और इवेंट्स में देश दुनिया की राजनीति, खेल, एंटरटेनमेंट और तो और अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी भी शामिल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। – 2026 के आगाज के साथ दुनिया की निगाह सबसे बड़े मुद्दे पर है, जो है रूस और यूक्रेन युद्ध। जी हाँ, क्योंकि 24 फरवरी 2022 से शुरू हुआ ये युद्ध अभी भी जारी है। इस जंग में अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है और शहर के शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। ऐसे में युद्ध के अंत के कयास लगाए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच हुई अहम मुलाकात के बाद यूक्रेन युद्ध को लेकर उम्मीदें तेज हो गई हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि युद्ध खत्म करने के समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि कुछ ही हफ्तों में ये साफ हो जाएगा कि शांति वार्ता सफल होगी या नहीं। उनके मुताबिक बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और दोनों पक्षों के बीच भरोसा बढ़ा है। वहीं ज़ेलेंस्की ने भी इसे पॉजिटिव बैठक बताया है। पड़ोसी दुश्मन देश यानी पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ एक्स पीएम इमरान खान पिछले 2 साल से जेल में है। इमरान को अगस्त 2023 में इस्लामाबाद की कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया था। इसके बाद से ही इमरान जेल में है। इस फैसले ने उन पर अगले 5 साल तक कोई भी पद संभालने पर भी रोक लगा दी थी। इमरान की पार्टी पीटीआई की ओर से दावा किया जा रहा है कि इमरान खान को जेल में बुरी स्थिति में रखकर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पार्टी से जुड़े जुल्फी बुखारी ने कहा कि 4 नवंबर के बाद से किसी ने भी इमरान को नहीं देखा। वहीं पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा दी हैं और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों को एक बार फिर अडियाला जेल में उनसे मिलने से रोक दिया गया है, जिसके बाद से पाकिस्तान में एक नया बवाल शुरू हो गया है। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि साल 2026 इमरान के लिए नई उम्मीद की किरण लेकर आएगा या आने वाले साल में भी और बुरे दिन देखने पड़ेंगे। इजराइल और हमास के बीच युद्ध की स्थिति 2026 में कैसी रहेगी, इसे लेकर दिसंबर 2025 के अंत तक हालात काफी परेशान करने वाले हैं। हमास के हमले के जवाब में इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को गजा में युद्ध की घोषणा की थी। हमास के हमले में 1200 लोग मारे गए और 251 इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया गया। इजरायली कार्रवाई में अब तक 18,000 बच्चों सहित 67,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इस जंग ने गजा के अधिकांश हिस्सों को तबाह कर दिया है। इजराइल का स्पष्ट कहना है कि 2026 में गजा के भविष्य के लिए हमास का पूरी तरह निहत्था होना जरूरी है। हमास ने हथियारों को फ्रीज करने की बात तो की है, लेकिन पूरी तरह समर्पण करने से इनकार किया है। हालांकि शांति की कोशिश जारी है, लेकिन युद्ध पूरी तरह खत्म होगा या नहीं, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। बिल्कुल, 2026 वो साल होगा जब 6G तकनीक केवल कागजों और लैब से निकलकर वास्तविक दुनिया के ट्रायल की ओर मजबूती से कदम बढ़ाएगी। हालांकि इसे पूरी तरह लॉन्च करने में अभी समय है, लेकिन 2026 इसकी नींव रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साल साबित होगा। 6G की मदद से आप वीडियो कॉल की बजाय व्यक्ति का 3D होलोग्राम अपने सामने देख सकेंगे। 2026 में इसके शुरुआती प्रोटोटाइप का परीक्षण होगा। 6G नेटवर्क केवल डेटा नहीं भेजेगा, बल्कि ये रडार की तरह काम करके आसपास की वस्तुओं की स्थिति और आकार को भी महसूस कर सकेगा। 2026 तक ऐसे नेटवर्क डिजाइन किए जाएंगे जो खुद को ट्रैफिक के हिसाब से ठीक कर सकें। 6G इतना तेज होगा कि आप एक साथ 100 से अधिक 4K फिल्में केवल 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकेंगे। गणतंत्र दिवस 2026 के लिए तमाम तैयारियों के साथ साथ भारत में आने वाले चीफ गेस्ट की तैयारियां भी जोरों पर है। चीफ गेस्ट चुनने को लेकर भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम उठाया है। इस बार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपियन संघ के बड़े 2 नेताओं को आमंत्रित किया गया है, जिसमें यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष
उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को न्योता दिया गया है। पहली बार है जब यूरोपीय संघ के 2 प्रमुख नेताओं को एक साथ गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। यह आमंत्रण 26 जनवरी 2026 में होने वाले 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए है, जो कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली भव्य परेड में होगा। दोनों नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मंच साझा करेंगे। यूरोपीय संघ ने भारत के इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और ये कदम दोनों पक्षों के बीच बढ़ते रिश्तों का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि का चयन हमेशा रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस बार यूरोपीय संघ के नेताओं को आमंत्रित करना भारत की यूरोप के साथ गहरी साझेदारी की मंशा को दर्शाता है। पिछले कुछ महीनों से भारत यूरोपीय संघ संबंधों में तेजी आई है, खासकर फरवरी 2025 में यूरोपीय कमिश्नरों की भारत यात्रा के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर जनवरी 2026 में छात्रों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा 2026 के दौरान चयनित छात्रों को पीएम मोदी के साथ संवाद सत्र में भाग लेने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस कार्यक्रम में छात्रों के साथ उनके माता पिता और शिक्षक भी शामिल हो सकेंगे। परीक्षा पे चर्चा के 90वें संस्करण का आयोजन देश भर में वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने से पहले जनवरी 2026 में किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा 2026 में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के छात्र और उनके पेरेंट्स आवेदन नहीं कर सकते हैं। उनके लिए सिर्फ कक्षा 6 से 12 तक के छात्र, उनके पेरेंट्स और टीचर्स आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अगर आपका बच्चा छोटी क्लास में पढ़ रहा है तो परीक्षा पे चर्चा के लिए आवेदन ना करें। परीक्षा पे चर्चा की शुरुआत 16 फरवरी 2018 को हुई थी। इसके बाद इसका आयोजन 29 जनवरी 2019, 20 जनवरी 2020, 7 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2022, 27 जनवरी 2023, 29 जनवरी 2024 और 10 फरवरी 2025 को किया जा चुका है। परीक्षा पे चर्चा न केवल बोर्ड की परीक्षाओं और अन्य प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवा छात्रों का तनाव दूर करने में मदद करता है, बल्कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने का भी अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अनूठे संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की संकल्पना की है। इसमें देश के साथ साथ विदेश से भी छात्र, अभिभावक, शिक्षक परीक्षा की वजह से होने वाले तनाव को दूर करने और जीवन को उत्सव की तरह जीने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए उनके साथ बातचीत करते हैं। ये कार्यक्रम पिछले 7 वर्षों से शिक्षा मंत्रालय की स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सफल दिल्ली दौरे के बाद भारत ने कूटनीति की दूसरी सदी हुई चाल चली है। भारत अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को दिल्ली में होस्ट करने की योजना पर काम कर रहा है। कूटनीतिक हलकों में इसे भारत की विदेश नीति का बैलेंसिंग एक्ट माना जा रहा है। माना जा रहा है कि जनवरी 2026 में जेलेंस्की का दिल्ली दौरा हो सकता है। हालांकि अभी इस दौरे की तारीख तय नहीं हो सकी। सूत्रों के मुताबिक भारत कई हफ्तों से यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय से संपर्क में है। भारत की ये कोशिश राष्ट्रपति पुतिन के नई दिल्ली दौरे से पहले ही चल रही है। इस बाबत भारतीय और यूक्रेन अधिकारियों के बीच कई हफ्तों से बातचीत चल रही है और पुतिन के भारत आने से पहले ही नई दिल्ली जेलेंस्की के ऑफिस के संपर्क में थी। जेलेंस्की की यात्रा से भारत को रूस यूक्रेन युद्ध के दोनों पक्षों के साथ जुड़े रहने की कोशिशों को बल मिलेगा। भारत इस नीति पर कई महीनों से चल रही है। यही वजह है कि जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मॉस्को गए और पुतिन से मिले तो इसके 1 महीने बाद ही अगस्त में पीएम मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया था। बिहार चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी 2026 में असम विधानसभा के लिए जुट गई है। असम के विधानसभा चुनाव के लिए अभी 3 से 4 महीने का समय बाकी है, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी असम में लगातार जीत का हैट्रिक लगाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। असम बीजेपी ने 2026 का विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने 103 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने विकास मॉडल पर भरोसा जताया है और कहा है कि सरकार
पॉलीगेम और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि 6 समुदायों को जनजातीय दर्जा देने पर भी सरकार विचार करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने संगठनात्मक मजबूत युवा महिला उम्मीदवारों पर फोकस और जनसांख्यिकीय चुनौतियों से निपटने की रणनीति तैयार की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का रण तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल दौरे में शनिवार को ममता बनर्जी सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों, भ्रष्टाचार और कट कमीशन समेत कई मुद्दों पर घेर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के 294 सीट के लिए मार्च-अप्रैल 2026 को विधानसभा चुनाव होना है। ये चुनाव राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। इस चुनाव को राज्य की सत्ता पर दोबारा कब्जा जमाने की कोशिश कर रही टीएमसी और विपक्षी दलों के लिए एक निर्णायक युद्ध के रूप में देखा जा रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी जहां लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, वहीं भाजपा, वाम दल और कांग्रेस भी नए गठबंधनों और रणनीतियों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 294 में से 213 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा 77 सीटों पर सिमट गई थी। इसके बाद से राज्य की राजनीति में कई बदलाव हुए। भाजपा में अंदरूनी खींचतान, विपक्षी दलों की गठजोड़ की कोशिशें और टीएमसी के भीतर भी कुछ असंतोष के स्वर सुनाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वो 13 से 15 जनवरी तक 3 दिन के दौरे पर तमिलनाडु जाएंगे और किसानों के साथ पोंगल उत्सव मनाएंगे। ये पहली बार होगा जब पीएम मोदी तमिलनाडु में किसानों के साथ पारंपरिक फसल उत्सव में शामिल होंगे। ये दौरा पार्टी के लिए ग्रामीण वोटरों तक पहुंच बनाने और तमिल संस्कृति से जुड़ाव दिखाने की बड़ी कोशिश माना जा रहा है। भाजपा नेता इसे चुनावी तैयारी का अहम हिस्सा बता रहे हैं। वहीं 2026 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए डीएमके ने तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्र खासकर कोयम्बटूर में खुली और सुनियोजित राजनीतिक पहल शुरू कर दी है। ये इलाका लंबे समय से एआईएडीएमके का गढ़ और बीजेपी का उभरता आधार माना जाता है। इसके लिए पार्टी जातिगत संपर्क, क्षेत्रीय प्रतीकों और कल्याणकारी राजनीति का मिश्रण अपना रही है। 2021 में राज्य की 234 सीटों में से 133 सीटें जीतकर सत्ता में आने के बावजूद डीएमके पश्चिमी तमिलनाडु की 68 सीटों में से सिर्फ 24 सीटें ही जीत पाई थी। कोयम्बटूर में डीएमके एक भी सीट नहीं जीती, जबकि एआईएनडीएमके ने 9 और बीजेपी ने 1 सीट जीती थी। चार राज्यों के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी 2026 में विधानसभा चुनाव होना है। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी एक विधानसभा है। इस केंद्र शासित प्रदेश में एक चुना हुआ मुख्यमंत्री और एक मनोनीत उपराज्यपाल होता है। बीते 22 फरवरी तक वी नारायण सामी पुडुचेरी के 10वें मुख्यमंत्री थे, जिन्हें फ्लोर स्टेट से पहले इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं पूर्व आईपीएस अफसर और बीजेपी नेता किरण बेदी को उपराज्यपाल के पद से हटाकर तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को इस केंद्र शासित प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। पुडुचेरी विधानसभा के लिए 6 अप्रैल 2021 को एक चरण में चुनाव होना है। 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी, वहीं ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 8 सीटें, एआईएडीएमके ने 4, डीएमके को 2 सीटें मिली। वहीं बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। कांग्रेस की नजर इस केंद्र शासित प्रदेश में सत्ता दोबारा हासिल करने पर है। कांग्रेस ये चुनाव डीएमके के साथ गठबंधन में लड़ रही है। इस गठबंधन में कुछ छोटी पार्टियां भी है, जिनमें वाम दल भी शामिल है। केरल में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव राज्य की 16वीं विधानसभा के गठन के लिए आयोजित किए जाएंगे। केरल विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 23 मई 2026 को समाप्त हो रहा है, इसलिए चुनाव अप्रैल या मई 2026 में होने की पूरी संभावना है। चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा चुनाव से ही कुछ महीने पहले लगभग मार्च 2026 में करेगी।
मौजूदा वक्त में निर्वाचन आयोग केरल में विशेष गहन पुनरीक्षण चला रहा है और संशोधित और अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी 2026 को जारी होने की उम्मीद है। केरल की राजनीति मुख्य रूप से 3 बड़े गठबंधनों के इर्द गिर्द है। LDF यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कि इस वक्त सत्ता में है और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। इसके साथ ही UDF यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला मुख्य विपक्षी गठबंधन है। और आखिर में NDA, जो राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ये चुनाव केरल के राजनीतिक इतिहास के लिए बहुत खास होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में LDF ने दशकों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे हैट्रिक बना पाते हैं या सत्ता परिवर्तन का पुराना चलन वापस आता है। उत्तर प्रदेश में 2026 में होने वाले पंचायत चुनावों की तैयारियां जोरों पर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों के लिए विशेष मतदाता सूची तैयार की है, जिसको लेकर ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है, जिसमें बड़े बदलाव देखे गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक मतदाता सूची के व्यापक पुनरीक्षण के बाद लगभग 40.19 लाख मतदाता जुड़े हैं। इनमें ज्यादातर युवा हैं, जिनमें से करीब 15 लाख ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। कुल मतदाताओं की संख्या अब 12.69 करोड़ हो गई है, जबकि 2021 के पंचायत चुनाव में ये 12.29 करोड़ थी। पुनरीक्षण में 1 करोड़ 41 लाख नाम हटाए गए हैं। पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच होने की संभावना है। ये चुनाव 2027 के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इससे पार्टी अपनी ताकत आजमाएगी। बीजेपी जनता का भरोसा बनाए रखने की कोशिश करेगी, जबकि सपा ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर 2027 के लिए आधार मजबूत करना चाहेगी। दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अपनी रणनीतियां बना रही है। कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन कहा है कि इससे सपा के साथ विधानसभा गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव होंगे। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नासुरुद्दीन इसका ऐलान कर चुके हैं। ये चुनाव पूर्व CM शेख हसीना के तख्तापलट के 1.5 साल बाद हो रहे हैं। 5 अगस्त 2024 को हुए तख्तापलट के बाद हसीना देश छोड़कर भारत आ गई थी। इसके बाद से वहां पर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चल रही है। 2026 में होने वाले चुनावों में हसीना की पार्टी हिस्सा नहीं ले पाएगी, क्योंकि बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी आवामी लीग का पंजीकरण चुनाव आयोग ने मई 2025 में निलंबित कर दिया था। पार्टी के बड़े नेताओं को अंतरिम सरकार गिरफ्तार कर चुकी है। आगामी लीग चुनाव लड़ने और राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। बांग्लादेश में भी भारत के लोकसभा चुनाव जैसे ही चुनावी प्रक्रिया है। यहाँ संसद सदस्यों का चुनाव भारत की तरह ही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के जरिए होता है, यानी जिस उम्मीदवार को एक वोट भी ज्यादा मिलेगा उसी की जीत होगी। चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के सांसद अपने नेता का चुनाव करते हैं और वही प्रधानमंत्री बनता है। राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। अगले साल यानी 2026 के 7 मई को स्कॉटिश पार्लियामेंट के चुनाव होने हैं और वोटों की गिनती अगले दिन सुबह 9 बजे शुरू होगी। ये फैसला स्कॉटलैंड के इंटेलेक्टोरल मैनेजमेंट बोर्ड ने लिया है। बोर्ड का कहना है कि इस कदम से लागत कम होगी और लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। बता दें कि 2021 में भी दिन में ही वोटों की गिनती हुई थी, लेकिन ये कोविड नियमों के कारण था और ये प्रक्रिया 2 दिनों में पूरी हुई थी। स्कॉटलैंड के लोगों के पास चुनाव में वोट देने के लिए रजिस्टर करने के लिए 20 अप्रैल तक का समय होगा और पोस्टल वोट आवेदनों के लिए आखिरी तारीख अगले दिन होगी। प्रॉक्सी वोट आवेदनों को चुनाव के लिए समय पर स्वीकार किए जाने के लिए 28 अप्रैल तक जमा कराना होगा। फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर काफी चर्चा है। ये फिल्म 2026 में रिलीज होगी। सनी देओल की हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा बॉर्डर 2 जैसे जैसे रिलीज की ओर बढ़ रही है, एक एक्साइटमेंट बढ़ाती जा रही है। फिल्म का टीजर आने के बाद यहाँ एक खबर आई कि अक्षय खन्ना भी इसमें दिखाई देंगे, तो अब वहीं 2 अन्य एक्टर्स की एंट्री भी चर्चा में है। बॉर्डर 2 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर की स्पिरिचुअल सीक्वल है। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी की मुख्य भूमिका है। कहा जा रहा है कि अक्षय खन्ना भी इस फिल्म में दिखाई देंगे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक वे इस फिल्म में केमियो करने वाले हैं। उनका रोल वही होगा जो 1997 में उनका बॉर्डर में निभाया था। जी हां, बॉर्डर 2 में खन्ना को सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह बाखरी के किरदार में केमियो करते देखा जाएगा। फिल्म बॉर्डर 2 की बात करें तो ये 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी, जिसको लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट है। आदित्य धर की धुरंधर केवल हिंदी में रिलीज हुई है। फिल्म को दुनिया भर में भरपूर प्यार मिल रहा है और यही वजह है कि मेकर्स अब इस फिल्म के सीक्वल के लिए पैन इंडिया रिलीज की तैयारी में है। धुरंधर की सीक्वल को केवल हिंदी में नहीं बल्कि पैन इंडिया रिलीज यानी तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज किया जाएगा और इसको लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार सफलता हासिल करने वाली फिल्म धुरंधर अब सीक्वल के साथ और बड़े लेवल पर वापसी करने जा रही है। फिल्म मेकर्स ने बताया कि ये फिल्म अगले साल ईद यानी कि 19 मार्च 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। 19 मार्च 2026 को ईद और गुड़ी पड़वा के अवसर पर हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में देश विदेश के सिनेमा घरों में प्रदर्शित की जाएगी। ये फिल्म एक साथ कुल 5 भाषाओं में रिलीज होगी और मेकर्स का कहना है कि इस बार तूफान हर जगह लौटने वाला है। धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर रोज नए रिकॉर्ड बनाए हैं। ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर में शुमार हो चुकी है। क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए वीकेंड पर इसकी बम्पर कमाई जारी रहने की उम्मीद है। अब तक यानी 20 दिनों में इस फिल्म ने करीब 935.75 करोड़ रुपए की कमाई वर्ल्ड वाइड की है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान भी साल 2026 में अपने जलवे बिखेरेगी। फिल्म बैटल ऑफ गलवान में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह लीड रोल में है। सलमान इस फिल्म में कर्नल बिकुम्बला संतोष बाबू की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म के जरिए गोविंदा और सलमान की जोड़ी 18 साल बाद बड़े पर्दे पर लौट रही है। इससे पहले दोनों साल 2007 की फिल्मों पार्टनर और सलाम-ए इश्क में साथ काम कर चुके हैं। इसके अलावा सलमान ने गोविंदा की फिल्म दीवाने मस्ताने में भी स्पेशल अपीयरेंस दी थी। फिल्म शिव अरोरा और राहुल सिंह की किताब इंडियाज मोस्ट फियरलेस 3 के एक चैप्टर पर आधारित है। ये 15 जून 2020 की घटना से प्रेरित है, जिसमें भारतीय सैनिकों का चीन की लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के साथ झगड़ा हो गया था। गलवान घाटी में हुई इस झड़प में भारतीय सैनिकों की वीरता देखने को मिली थी। बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू ने भारतीय सेना के जवानों को लीड किया था और यही किरदार सलमान खान निभाने वाले हैं। अभी इस पूरे मामले से प्रेरित इस फिल्म का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दृश्यम के तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे फैंस को टीजर के रूप में गिफ्ट के रूप में सौंप दिया गया है। मेकर्स की तरफ से जारी किए गए 1 मिनट 13 सेकंड के टीजर वीडियो में अजय देवगन का वॉइस ओवर सुनाई दे रहा है, जिसमें वो अपनी फैमिली की अहमियत के बारे में बता रहे हैं। मेकर्स ने बड़ा फैसला लेते हुए इस फिल्म को गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर को रिलीज करने का फैसला किया है। अगर आपने दृश्यम देखी होगी तो आप जानते ही होंगे कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था। इसी प्लान के तहत मेकर्स ने ये तारीख फिक्स की है। दृश्यम 3 का डायरेक्शन अभिषेक पाठक ने किया है। उम्मीद की जा रही है कि तीसरे पार्ट की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां दृश्यम 2 खत्म होगी। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म की कास्ट में कोई बदलाव होता है या नहीं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर होगी कि अक्षय खन्ना इस फिल्म में नजर आते हैं या नहीं।